दोस्तों, प्राचीन या पुरानी वस्तुओं के माध्यम से जब हम अतीत या भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं पुरातत्व। और इन पुरानी वस्तुओं में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है? इनमें शामिल हो सकते हैं पाषाण की औजार, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, सिक्के तथा मुद्राएं, स्मारक तथा भवन, शैल चित्र आदि को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों के। एक तो ये जो प्राचीन वस्तुएं हैं ये क्या क्या हो सकती हैं, जैसे बताया सिक्के, मुद्राएं, पत्थर के औजार, मृद भांड, अभिलेख, मूर्तियां, स्मारक आदि को इसमें शामिल कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों का खास महत्व इस बात को लेकर है कि ये जो स्रोत हैं ये इतिहास की जानकारी के सबसे विश्वसनीय और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? इनका मुख्य कारण क्या है? इनके महत्व को अगर हम देखते हैं तो एक तो इनमें बदलाव संभव नहीं है, आप इन्हें बदल नहीं सकते। आज आपको जो अभिलेख, जो मूर्ति या जो सिक्के आपको मिलते हैं उसी अवस्था में वो रहेंगे, आप उनमें बदलाव करना संभव नहीं है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उस समय की सटीक जानकारी हमें देते हैं, कला की जानकारी, धर्म की जानकारी, संस्कृति, स्थापत्य की जानकारी सटीक रूप से देते हैं क्योंकि इनमें बदलाव संभव नहीं है। दूसरी बात है, इनके रचनाकाल को लेकर कोई भेद नहीं है। रचनाकाल को लेकर कोई भेद नहीं। इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का अर्थ यह है कि जैसे अगर हम साहित्यिक स्रोतों को हम देखते हैं तो उनमें एक दिक्कत ये रहती है कि वो जिस काल में लिखे गए हैं और जिस काल की घटना का उनमें वर्णन किया गया है उनमें काफ़ी भेद पाया जाता है। जैसे महाभारत की बात करें हम तो महाभारत जो ग्रंथ है वो गुप्त काल में आके लिखा गया है, लेकिन उसकी जो घटनाक्रम है वो वैदिक काल का है। उसमें जो उल्लेख है घटनाक्रम का, वैदिक काल के घटनाक्रम का उल्लेख है। लेकिन पुरातात्विक स्रोतों के मामले में ऐसी बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जिस काल में लिखे जाते हैं या जिस काल के निर्मित होते हैं उसी काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं, इसीलिए इनमें कालक्रम को लेकर कोई भेद नहीं होता है। तीसरी बात है, ये लेखक के दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होते हैं। यानी जिस समय लिखे गए थे उस समय जिस तरह से इन्हें लिखाया गया वैसा ही आज का अगर लेखक इनके बारे में कुछ लिखता है तो वो इन्हें अपने दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं कर पाएगा और वो वैसे की वैसे ही उसे लिखना पड़ेगा। इसलिए दूसरी बात ये कहा जाता है दोस्तों कि बहुत सी ऐसे भारतीय इतिहास में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, बहुत से ऐसे शासक हैं जिनके बारे में साहित्यिक स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जहां साहित्य मौन हो जाता है वहां पुरातत्व बोलता है। तो पुरातात्विक स्रोतों की वजह से हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण ऐसे आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर कि भारत में जितनी भी पाषाण संस्कृतियाँ हैं, पाषाण संस्कृतियाँ और जितनी सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका अध्ययन पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है। यानी इसके बारे में हमें साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते और मान लो अगर साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं तो इनके बारे में हम कभी नहीं जान पाते। लेकिन क्योंकि पुरातात्विक स्रोत हमें उपलब्ध हैं काफ़ी मात्रा में, इसीलिए इन दो संस्कृतियों और सभ्यताओं के बारे में हम आज जान पाए हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत गुप्तकालीन एक शासक हुए हैं समुद्रगुप्त, जिनके बारे में साहित्यिक स्रोतों में उतना अधिक जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों से उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक सटीक, महत्वपूर्ण हो जाते हैं और प्रमाणिक भी माने जा सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों को हम, जैसा हमने पहले देख चुके हैं, हम 5 भागों में बांटते हैं। एक तो उत्खनन से प्राप्त सामग्री, अभिलेख, सिक्के तथा मुद्राएं, स्मारक तथा भवन, मूर्तियां एवं शैल चित्र। तो एक एक करके सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष या सामग्री की। उत्खनन यानी खुदाई से मिलने वाली सामग्री इसके अंदर शामिल होती है। आप यहाँ पीछे चित्र में देख सकते हैं कुछ पत्थर के औजार वगैरह आपको दिखाए गए हैं इसके अंदर। उत्खनन या खुदाई से प्राप्त होने वाली जो सामग्री है उसमें हम क्या क्या सामग्री शामिल कर सकते हैं? इसमें हम शामिल कर सकते हैं पाषाण की औजार यानी पत्थर की औजार जो आदि मनुष्य इस्तेमाल करता था, पाषाण की औजार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मृद भांड का मतलब था मिट्टी के बर्तन। इसमें हम मिट्टी के बर्तनों को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, उत्खनन से जो प्राप्त सामग्री है इसका विशेष योगदान 2 चीज़ों के लिए है। एक तो पाषाण संस्कृतियां, भारत की जितनी भी पाषाण संस्कृतियां, ना केवल भारत की बल्कि विश्व की जितनी भी पाषाण संस्कृतियां हैं उनमें उत्खनन से प्राप्त जो पुरावशेष हैं यानी पाषाण के औजार हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, तो उसकी जानकारी इनसे हमें मिलती है। दूसरी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन भी पूरी तरह से इन पर ही निर्भर है, उत्खनन से प्राप्त सामग्री से। अब इनकी बात करते हैं। भारत में दोस्तों जो मृद भांडों के आधार पर 4 प्रकार की संस्कृतियां पाई गई। पुरातत्ववेताओं ने मृद भांडों के आधार पर भारत में 4 संस्कृतियों का वर्णन किया है जिनका यहां उल्लेख किया गया है। इसमें आप यहां मृद भांडों की कुछ छवियां देख सकते हैं इसके अंदर, इस चित्र में। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो दोस्तों, मृद भांड के आधार पर संस्कृतियों का वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं इनका महत्व इस बात को लेकर है कि ये जो है मृद भांड जो है वो किसी भी सभ्यता के क्या ये माने गए वर्णमाला, इन्हें हम पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं।
मृदभांडों को हम पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं क्योंकि ये सबसे लोकप्रिय आधार है किसी सभ्यता के कालक्रम के निर्धारण का, सबसे लोकप्रिय आधार है, इसीलिए इन्हें वर्णमाला कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि भारत में 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृतियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी है? एक तो ओसीपी संस्कृति, दूसरी है बीआरडब्ल्यू संस्कृति, तीसरी है पीजीडब्ल्यू संस्कृति और चौथी है एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति। आइए इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओसीपी संस्कृति। दोस्तों, इनको ये नाम दिया गया है, इन सभ्यताओं को, ये संस्कृतियों का नाम इसलिए दिया गया है कि उस काल विशेष में इस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं, इस रंग के मृदभांड पाए गए हैं, इसीलिए इन्हें ये नाम दिया गया है। सबसे पहले लिखा है ओसीपी संस्कृति, हालांकि अंग्रेजी नाम है लेकिन यहाँ इसका हिंदी अनुवाद भी लिखा हुआ है। ओसीपी का मतलब ओक्रे कलर पोट्री, जिसका अर्थ होता है गेरू रंग युक्त मृदभांड, यानी वो काल जिसमें गेरू रंग युक्त मृदभांड पाए गए हैं, मिट्टी के बर्तन पाए गए थे, उन्हें हम ओसीपी संस्कृति के अंतर्गत शामिल करते हैं। और भारत में जो जितनी पाषाण संस्कृतियां हैं उनको, हालांकि मोटे तौर पे और भी संस्कृतियां इसमें आ सकती है, लेकिन हम एक उदाहरण लेते हैं कि जो भारत में पाषाण संस्कृतियां हैं वो ओसीपी संस्कृति के अंतर्गत ही आती है। फिर बात करें बीआरडब्ल्यू संस्कृति की, ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति, इसका अर्थ है यानी काले रंग और लाल रंग युक्त मृदभांड, यानी ये वो काल है जिसमें काले और लाल रंग के जो मृदभांड पाए गए थे। ये काल मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के समकालीन, जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें और भी सभ्यताएं आ सकती है, लेकिन सिंधुकालीन सभ्यता एक उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। इसके बाद बात करें पीजीडब्ल्यू संस्कृति, यानी पेंटेड ग्रे वेयर, वेयर का अर्थ था मृदभांड। पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति, ये वो संस्कृति है जिसमें चित्रित स्लेटी रंग युक्त मृदभांड पाए गए हैं, और ये जो संस्कृति है मुख्य रूप से वैदिक कालीन सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। फिर चौथी संस्कृति की बात करें तो एनबीपीडब्ल्यू, इन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर संस्कृति, इसका अर्थ है उत्तरी काला चमकीला मृदभांड। उत्तरी क्योंकि ये उत्तर भारत में अधिक पाए गए हैं इसलिए इसका नाम है उत्तरी, हालांकि दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं और दूसरे भारत के दूसरे हिस्सों में भी ये मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से उत्तरी भारत में हमें मिलते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया उत्तरी काला चमकीला मृदभांड। और ये जो संस्कृति है ये हमें मौर्य काल की जानकारी देती है, तो मौर्य काल के समकालीन ये संस्कृति मानी जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में मृदभांडों के आधार पर 4 प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अभिलेखों की। दोस्तों, अभिलेख जो हैं पुरातात्विक स्रोतों में सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण अभिलेख है तो वो होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कोई स्रोत है तो वो है पुरातात्विक अभिलेख। यहाँ एक अभिलेखों की छवि आप देख सकते हैं, पीछे है, ये एक अभिलेख है, ये किसी पत्थर पे हो सकते हैं या किसी ठोस वस्तु पर लिखे हो सकते हैं। तो अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख का अर्थ होता है किसी ठोस वस्तु पर, जैसे पत्थर हो सकता है, कोई धातु हो सकती है, तो किसी ठोस वस्तु पर कुछ उकेर कर लिखा जाना है क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। और अभिलेखों के अध्ययन को हम कहते हैं पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, अंग्रेजी में से एपिग्राफी कहते हैं हम। तो और खासकर हम देखें प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो आपको पत्थर पर मिलेंगे या फिर धातु पर मिलेंगे। पत्थर या धातु पर अधिकांश अभिलेख मिलते हैं, और भी कहीं अभिलेख मिल सकते हैं, जैसे कि चट्टानों पर मिलेंगे, स्तंभों पर मिलेंगे, ताम्रपत्रों पर मिल सकते हैं, मंदिरों की दीवारों पर आपको मिल सकते हैं। मंदिर की दीवारों पर विशेषकर जो अभिलेख हैं वो दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलते हैं, और दक्षिण भारत में भी चोल काल के दौरान मंदिर की दीवारों पर काफ़ी अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। ईंटों पर ये अभिलेख मिल सकते हैं, इसके अलावा मूर्तियों आदि पर ये अभिलेख हमें मिल सकते हैं। अब बात करें कि भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो कहाँ मिलते हैं। भारत में उपलब्ध या जो मिले अभिलेख हैं वो सबसे पुराने अभिलेख वो सिंधु घाटी सभ्यता के माने जाते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिले हैं। हालांकि ये अभिलेख सबसे प्राचीन है, परंतु इन्हें अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए ये अभिलेखों का उतना महत्व नहीं है। लेकिन सबसे अगर अब प्रश्न ये है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिले हैं वो अभिलेख। तो उसके बाद बात करें, लेकिन जो ऐसे अभिलेख जिन्हें हम पढ़ सकें उनमें सबसे प्राचीन अभिलेख आते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख। सम्राट अशोक के अभिलेख। हालांकि एक बात और देख लें यहाँ पे कि भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो पिपरवा अभिलेख माना जाता है। पिपरवा, यहां लिख लेते हैं इसे, पिपरवा। और राजस्थान में भी एक जगह है बड़ली, बड़ली अजमेर में एक जगह है राजस्थान में, जहां से एक अभिलेख मिलता है जो कि अशोक के अभिलेखों से भी ज्यादा प्राचीन या पुराने माने जाते हैं। पर अगर एक बार एक ऐसा देखें कि एक स्पष्ट रूप से अभिलेख जिसके मिलते हैं या जिनको हम क्रम में बांट सकते हैं, वो अभिलेख जो है अशोक के अभिलेख मिलते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के ही अभिलेख माने जाते हैं, जिन्हें क्रम से और एक सही ढंग से जारी किया गया था। अशोक के अभिलेखों को हम बात करें तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं इसमें, शिलालेख,
स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख का मतलब किसी पत्थर की शिला पर लिखे गए जो अभिलेख हैं उन्हें शिलालेख कहते हैं। स्तंभ यानी किसी स्तंभ को काट कर उस पर जो अभिलेख लिखे गए हैं वो स्तंभलेख कहे गए। और गुहालेख यानी गुफाओं के अंदर कुछ अभिलेख, यानी कुछ सन्यासियों को अशोक ने कई गुफाएं दान दी थी और उसके अंदर जो अभिलेख लिखाए गए हैं उन्हें गुहालेख कहते हैं। तो 3 प्रकार के अभिलेख हैं अशोक के, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के जो अभिलेख थे सबसे पहले किसने पढ़े? वो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ने में से सफलता प्राप्त की थी। और कब पढ़े? 1837 ईस्वी के अंदर। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है हमें वो 2 ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में देखने को मिलती है। इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी और खरोष्टी है, हालांकि इनकी जो भाषा है वो प्राकृत मिलती है। अभिलेखों के अध्ययन, जैसे हम देख चुके हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को हम कहते हैं पुरालेख शास्त्र। अब बात करते हैं कि अभिलेखों का महत्व क्या है। जैसा अभी हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहली बात करें, तिथियुक्त और समसामयिक होते हैं। ये एक खास बात होती है ये कि जो शासक इन्हें जारी करता है वो इन पर तिथि का अंकन अवश्य कराता था। और ये समसामयिक होते हैं। समसामयिक का मतलब उस समय विशेष की ही जानकारी आपको देंगे। तो ये तिथियुक्त और समसामयिक होते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि शासक विशेष का इनमें शासक विशेष का नाम होता है, उसका वंश होता है, उपाधि होती है, उपलब्धियां होती है, तिथिक्रम और रुचियां। तो न केवल ये समसामयिक होते हैं बल्कि एक शासक विशेष जो शासक इन्हें जारी कर रहा है उसके नाम भी हमें देखने को मिलते हैं, उनका वंश भी हमें देखने को मिलता है, उनकी उपाधियां जैसे उदाहरण कर रहे हैं, जैसे अशोक ने देवनाम प्रिय उपाधि धारण की तो वो उसके अधिकांश अभिलेखों में हमें उसकी वो उपाधि मिलती है। इसके अलावा उपलब्धियां कि शासक ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की और कौन कौन सी उपलब्धियां उसने हासिल की अपने जीवन काल में, उनका भी अभिलेखों में हमें देखने को मिलता है। तिथिक्रम भी इनके अंदर मिलता है। तो भारतीय इतिहास में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि तिथियों का अगर जो निर्धारण है अभिलेखों का काफ़ी महत्व है उसमें। और रुचियाँ, शासकों की जैसे रुचियाँ किस तरह की थी उसके बारे में भी हमें अभिलेख जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा इनमें बदलाव संभव नहीं है। एक खास बात क्या है कि इनमें बदलाव, किसी तरह का बदलाव संभव नहीं होता है। आप इन्हें बदल नहीं सकते। जो पूरा आपको अभिलेख मिला है उसमें वो अभिलेख वैसा ही रहेगा, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव संभव नहीं है। चौथी बात यह कि स्थानाभाव के कारण इनमें अनावश्यक सामग्री नहीं होती, केवल काम की बातें इनमें लिखी जाती है। तो स्थान अभाव होता है विशेष। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि जैसे आप साहित्य में करते हैं कि आपके पास पेजेस बहुत हैं तो आप और कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इनमें स्थानाभाव इसलिए इनमें आवश्यक सामग्री ही केवल दी जाती है। एक बात और दोस्तों कि जो सातवाहन काल का जो इतिहास है भारत में वो पूरी तरह से केवल अभिलेखों के माध्यम से ही लिखा गया। तो ऐसे बहुत सी संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं जैसा हमने देखा, और ऐसे बहुत से शासक हुए हैं जिनके बारे में हमें केवल अभिलेखों के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, कुछ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण है कौन कौन से अभिलेख जो भारत में प्रसिद्ध अभिलेख है उनके बारे में हम लोग, वैसे बहुत से अभिलेख हो सकते हैं लेकिन एक यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है। एक तो आपको याद रखना है कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है और उसमें क्या लिखा हुआ है। ये भारत में पाया गया सबसे प्राचीनतम प्रशस्ति मानी जाती है। प्राचीनतम प्रशस्ति, सबसे प्राचीनतम प्रशस्ति है। हालांकि ये तिथि युक्त नहीं है, इसमें तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? खारवेल से है, और ये प्राचीनतम प्रशस्ति मानी जाती है भारत की। इसके बाद बात करें नासिक अभिलेख की। नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक अभिलेख का संबंध है गौतमीपुत्र सातकर्णी से। गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसे हम पहले देख चुके हैं सातवाहन शासक है, ये सातवाहन शासक। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। तीसरा अभिलेख है प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति, जो है समुद्रगुप्त की। दोस्तों भारत में ये जो सबसे प्रसिद्ध प्रशस्ति मानी गई है वो यही है, सबसे प्रसिद्ध। अगर आपसे पूछे सबसे प्रसिद्ध कौन सी प्रशस्ति है तो वो है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, सबसे प्रसिद्ध है ये। इसमें क्या है? समुद्रगुप्त की विजय नीतियों और उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चौथा जो अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन का है। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ जो है वो गुजरात में है। जूनागढ़, इसके अंदर विजय और उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक खास बात यह कि संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। इसे हम संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं। संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है ये। प्राचीनतम अभिलेख।
अब बात करें पांचवें अभिलेख की, तो यह है मेहरौली अभिलेख। मेहरौली अभिलेख दोस्तों ये चंद्र नामक किसी शासक का अभिलेख माना जाता है, लेकिन इतिहासकार और पुरातत्ववेता ये मानते हैं कि ये जो अभिलेख है इसका संबंध गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से है। और ये जो मेहरौली अभिलेख है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, क्योंकि एक तो ये इस पर इस तरह के रसायन का लेप किया गया कि आज से हजारों सालों बाद भी आज भी इस पर जंग नहीं लगी है। तो ये एक बहुत ही भारत में रसायन विज्ञान की उन्नति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। और ये जो आपको मेहरौली अभिलेख है वो कहाँ मिलेगा? कुतुब क्षेत्र, जो दिल्ली में कुतुब क्षेत्र है वहाँ पर यह अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं छठा अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त का है और स्कंदगुप्त की विजय और उसकी उपलब्धियों के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद है ताम्र लेख जो कि प्रभावती गुप्ता ने जारी किया। फिर आठवां है बरबरा गुहा लेख जो कि सम्राट अशोक के द्वारा जारी किया गया। और नवां है नागार्जुनी गुहा लेख जो कि दशरथ, जो कि एक मौर्य शासक है, दशरथ के द्वारा जारी किया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि अभिलेखों का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। आपको कुछ उदाहरण भी इनके याद रखने, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब देखते हैं अगला पुरातात्विक स्रोत, सिक्के तथा मुद्राएं। सिक्के तथा मुद्राएं जो हैं वो सिक्कों की सहायता से हम अतीत का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र। उसे क्या कहेंगे हम? मुद्रा शास्त्र। तो सिक्के तथा मुद्राओं के माध्यम से अतीत का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। और सिक्के कई तरह के जो भारत में, प्राचीन भारत में जो सिक्के मिले हैं वो कई तरह की धातुओं के बने होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि धातुओं से ये बने मिले हैं। भारत में जो प्राचीनतम सिक्के मिले हैं उन्हें हम कहते हैं आहत सिक्के। उन्हें क्या बोलते हैं? आहत या पंचमार्क सिक्के। प्राचीनतम सिक्के जो भारत में मिलते हैं वो विशेषकर तांबे तथा चांदी के सिक्के थे ये, और इन्हें आहत या पंचमार्क क्योंकि इन पे मोहर लगी होती थी इसलिए पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। और इन पर कोई लेख उपलब्ध नहीं होता, ये लेख युक्त नहीं है। और इनमें चित्र में हमें, लेकिन इन पे हमें क्या मिलेंगे? चित्र मिलेंगे, जैसे मछली का चित्र हो गया, पेड़ का चित्र हो गया, सूर्य का चित्र हो गया। तो इस तरह से इन पे चित्रयुक्त है, लेखयुक्त सिक्के नहीं है। और ये विशेषकर मौर्यकालीन सिक्के, विशेषकर इसमें मौर्य काल के शासन के बारे में या इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन भारत में सबसे पहले लेखयुक्त सिक्के किसने जारी किए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम लेखयुक्त सिक्के जारी करने वाले कौन थे? हिंद यूनानी शासक। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में सबसे पहले लेखयुक्त सिक्के जारी किए, जिनमें कि शक, पहलव और कुषाण शासकों का नाम हम ले सकते हैं। इसके बाद बात करें कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए हैं। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाले गुप्त शासक थे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ जान लेने के लिए कि जो रुपया आज हमारी मुद्रा है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, वो शेरशाह सूरी ने पहली बार 1540 ईस्वी में जारी की थी। तो इस प्रकार सिक्के तथा मुद्राएं। अब बात करें इनके महत्व की, कुछ उदाहरण और कुछ महत्व इनके हम ले लेते हैं। यहाँ पर सिक्कों का महत्व क्या है? एक तो ये तिथिक्रम निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में हिंद यूनानी शासकों ने तिथिक्रम सिक्के, तिथियुक्त सिक्के सबसे पहले जारी किए, और उनसे हमें पता चलता है कि भारत का इतिहास निर्धारण में, भारत के इतिहास के कालक्रम निर्धारण में बहुत ही सहायता मिलती है। तो ये तिथिक्रम निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा इनका महत्व है कि धार्मिक विश्वास की जानकारी हमें देते हैं। शासक विशेष की या उस काल विशेष की धार्मिक विश्वास की हमें जानकारी प्राप्त करते हैं, किस प्रकार के धार्मिक विश्वास और मान्यताएं प्रचलित थी। जैसे कि यहाँ कुमारगुप्त के कार्तिकीय प्रकार के जो सिक्के हैं वो हमें ये बताते हैं कि वो एक शैव धर्म का अनुयायी था और उसके शासनकाल में शैव धर्म काफ़ी उन्नति पर था। इसके अलावा ये कला पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुद्राएं और जो मुद्राएं मिली हैं उन पर वो बहुत ही कलात्मक मुद्राएं मिली हैं, और उनके माध्यम से ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रकला और मूर्तिकला और वहाँ की कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। अन्यथा अगर हमें ये मुद्राएं उपलब्ध नहीं होती तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कला के जो क्षेत्र है उस पर प्रकाश डालते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस मामले में। फिर चौथा है व्यापार व आर्थिक स्थिति के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उस समय विशेष की, उस काल विशेष की व्यापार और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। ये धातु विशेष के बने होने के कारण अगर कोई सिक्का किसी शासक ने, अगर कोई सिक्का चांदी का या सोने का बनवाया तो हम ये मान के चलते हैं कि उस शासनकाल में समृद्धशाली शासनकाल रहा होगा वो। और एक धातु विशेष की बात जैसे हमने की, और सिक्कों की जो मात्रा है,
किस शासक ने कितनी मात्रा में सिक्के जारी करवाए। अगर कोई शासक अधिक मात्रा में सिक्के जारी करवाता है, सोने के सिक्के जारी करवाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उस शासनकाल के अंदर उस आर्थिक उन्नति रही होगी, आर्थिक समृद्धि उस काल में रही होगी। और अगर कोई शासक तांबे के या शीशे के सिक्के जारी करवाता है तो हमें लगता है कि उस शासनकाल में उस तरह की आर्थिक उन्नति, व्यापारिक उन्नति नहीं रही होगी। इसके बात करें कि इसके बाद सिक्कों का महत्व, साम्राज्य की सीमा निर्धारण में इनका महत्व होता है। यानी जहाँ जहाँ सिक्के हमें मिलते हैं, किसी राजा के सिक्के जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में मिलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उस एरिया में, उस क्षेत्र विशेष में उस राजा का शासन रहा होगा। इसके बाद बात करें शासकों की रुचियाँ, राजाओं की रुचियों का हमें जानकारी मिलती है इनके माध्यम से। जैसे समुद्रगुप्त का एक सिक्का है जिस पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो उसके संगीत प्रेम को वो दिखाता है। इसके अलावा उसके व्याघ्रहंता प्रकार के जो सिक्के हैं वो उसके शौर्य को दिखाते हैं। इसके अलावा बात करें तो घटना विशेष की जानकारी भी हमें ये देते हैं। जैसे समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो अश्वमेध पराक्रम प्रकार के सिक्के मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अब चौथे में अब बात कर लेते हैं स्मारक तथा भवनों की। स्मारक तथा जो भवन होते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्थापत्य कला पर मुख्य रूप से ये रोशनी डालते हैं, उस काल विशेष की स्थापत्य कला के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा इनसे उस समय के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के विकास की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। जो स्मारक और भवन है इनमें हम मुख्य रूप से किनको शामिल कर सकते हैं? इनमें मुख्य रूप से मठ, मंदिर, चैत्य, विहार, राजप्रसाद, दुर्ग, भवन आदि को इसमें हम शामिल कर सकते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के जो स्मारक हैं उनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो स्मारक हैं जिनमें मुख्य रूप से स्नानागार, जो बड़ी बड़ी इमारतें मिली है, स्नानागार मिले हैं, गोदीबाड़ा मिला है और इसके अलावा अन्नागार मिले हैं, तो ये जितने भी भवन उसके मिले हैं उनसे हमें उसका स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त हो। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हम पहले देख चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी है पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है और इसके जो स्मारक और भवन है वो वहाँ की स्थापत्य कला के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम बात करें, इसके कुछ उदाहरण हो रहे हैं, देवगढ़ और भीतरी गांव के जो मंदिर हैं वो गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं और वहाँ की कला के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इसके अलावा कंबोडिया, दोस्तों भारत से बाहर भी कुछ ऐसे स्मारक और भवन मिले हैं जो भारत के सांस्कृतिक विस्तार के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कि कंबोडिया की बात करें तो वहाँ एक विष्णु मंदिर मिला, बहुत ही प्रसिद्ध है, और बोरोबुदुर में बौद्ध स्मारक हमें मिले हैं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जो ये बताते हैं कि किस प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत का औपनिवेशिक और सांस्कृतिक विस्तार किस तरह से फैला हुआ था, उसके बारे में हमें ये जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं अंतिम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, मूर्तियां एवं शैलचित्र। मूर्तियां एवं शैलचित्रों में बात करें तो मूर्तियां जो थी प्राचीन काल में, मूर्तियां या तो धातु की बनी होती थी या पत्थर की बनी होती थी या टेराकोटा मतलब मिट्टी की मूर्तियां बनी होती थी, और मूर्तियों के माध्यम से हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बात करें शैलचित्रों की तो शैलाश्रयों या गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्र शैलचित्र कहलाते हैं। दोस्तों आदि मानव जो था वो गुफाओं में रहता था और वहाँ अपने मनोरंजन के लिए वो गुफाओं के अंदर जो चित्र बनाता था वो शैलचित्र कहलाते हैं। और विशेषकर पाषाणकालीन संस्कृतियों की पूरी जानकारी, प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की जानकारी हमें केवल इन शैलचित्रों से काफ़ी हद तक मिल जाती है। ये आदि मानव के सामाजिक जीवन के बारे में, उसके सांस्कृतिक, आर्थिक पक्षों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं, शिकार करने के तरीकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर बात करें कि राजस्थान में कहाँ मिले, तो राजस्थान में विशेष दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हमें ये शैलचित्र मिलते हैं। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में हमें ये मिलते हैं। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान में भी ये हमें मिलते हैं। और दो बहुत ही प्रसिद्ध इसके स्थल हैं, एक मध्य प्रदेश के अंदर है जो, एक तो भीमबेटका, दूसरा है पचमढ़ी, जहाँ पर हमें शैलचित्र देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस प्रकार भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत यानी पुरातात्विक स्रोतों की बात की। तब तक के लिए धन्यवाद।